ये फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा अरोड़ा आज फिर से लौटा हूँ बस आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर। गाइस एक अर्ज है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 4th सेमेस्टर के जितने भी केसेस मैंने बनाए हैं ये आप लोगों के लिए बनाए हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को बिना हेडेक के साथ ईजिली अंडरस्टैंडेबल तरीके से समझ सकें। क्योंकि ये केस लॉज जो हैं कई बार बहुत डीपली स्टडी करने के बाद मुझे बनाने पड़ते हैं। इस बुक्स में जो 2020 है इसमें चीज़ें आधी अधूरी दी हुई हैं, इतनी इजी तरीके से समझ में नहीं आती है। और जब मैं इतना एफर्ट डाल के कुछ काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को भी डालना है। ये नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, आप उसे दबाएं, बेल बटन दबाएं कि आने वाले सेमेस्टर्स और इस सेमेस्टर की जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन है मैंने जो डाली हुई है वो आप तक पहुँचे जल्द से जल्द सबसे पहले। चलिए गाइस चलते हैं केस की ओर। क्या बोलता है आज का केस। भारत बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एम्प्लॉयज ऑफ भारत बैंक, AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट 188। इस केस का सब्जेक्ट मैटर है कि इस केस को ये बेस्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत। और अब चलते हैं फैक्ट्स की ओर। क्या बोलते हैं इसके फैक्ट्स। इसके तथ्य बोलते हैं कि इसमें जो भारत बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत। इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको उनके कुछ डिमांड्स होते हैं, इस तहत वो डिमांड रखते हैं कंपनी के सामने और कंपनी इनको रिजनेबल तरीके से रिस्पांस नहीं दे रही होती है। और उन डिमांड और इनके बीच जो डिस्प्यूट होता है इसके तहत ये लोग काम बंद कर देते हैं, काम नहीं करते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं। इसके तहत ये डेट होती है 9 मार्च 1949। 9 मार्च 1949 के तहत ये रुक जाते हैं और ये कहानी आगे बढ़ती है। तो ये इस चीज़ को देखते हुए कंपनी हैरान हो जाती है और वर्कर्स जो है परेशान रहते हैं। तो एक नोटिस जारी करती है कंपनी लिमिटेड की अगर आप लोग अपने काम को फिर से शुरुआत तरीके से नहीं करते हो, शुरू नहीं करते हो तो आप लोग को हम निकाल देंगे। वो डेट देती है गाइस 19 मार्च 1949 से लेकर 24 मार्च 1949। ये टाइम होता है 5 दिन का, जिसके भीतर अगर आप आके काम स्टार्ट करते हो तो ठीक है, अदरवाइज वी विल डिस्चार्ज यू। ये चीज़ें उनकी रहती हैं। होता ही होगा गाइस। इसके तहत ये केस आगे बढ़ता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट करती है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। इस ट्रिब्यूनल में सेक्शन 7 जिसमें लेबर कोड की बात की गई है और शेड्यूल की बात की गई है जो कि शेड्यूल 2 है। एक तरफ होता है भारत बैंक लिमिटेड और दूसरी तरफ होता है गाइस एम्प्लॉयज। इन दोनों का जो डिस्प्यूट होता है इसको सुनवाई करती है दिल्ली ट्रिब्यूनल और अवार्ड निकालती है गाइस 19 फरवरी 1950 को। और इस अवार्ड के बाद इसको गवर्नमेंट गजेट में पब्लिश भी कराती है। डेट होती है गाइस 4 मार्च 1950 और इसको बाइंड करवाती है 1 साल के लिए। होता ही है गाइस। इसके दौरान इसमें अवार्ड को साइन करने के लिए 3 मेंबर्स की जरूरत होती है पर इसमें करते हैं 2 मेंबर्स। अब मेन मुद्दा क्या खड़ा होता है गाइस, क्यों इस केस को लीडिंग केस बनाया गया। चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। होता ही है गाइस। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं इसके रिस्पोंडेंट एक ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट को कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि एप्लीकेंट ने SLP लगाया था, स्पेशल लीव एप्लीकेशन। इसके तहत एप्लीकेशन कन्वर्ट हो गई अपील में और वो चेंज हो जाती है अपील के साथ साथ गाइस इस पिटिशन में। इस पिटिशन के दौरान गाइस होता ही है कि ये यहाँ पे बातें रखी जाती है कि इस सुप्रीम कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है कि वो इस केस को सुने, इस अपील को ले, क्योंकि ये जो कोर्ट है ना ही ट्रिब्यूनल कोर्ट ना ही जजमेंट निकालती है, ना ही डिक्री निकालती है, ना ही ऑर्डर पास करती है। और ये बात भी रखी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है स्टेट की पावर्स को जुडिशल तरीके से एक्सरसाइज करते हुए इस चीज़ को हाथ में ले रही है। तो अपनी बातें रहेगी फिर भी क्यों अपील है जो एक्सेप्ट की जा रही है वहाँ पे। ये उनका ऑब्जेक्शन था कि आर्टिकल 136 के तहत ये क्यों ऐसा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील एक्सेप्ट करते इनकी बातें सुन रही है और इनको क्यों हियरिंग का टाइम दे रही है, क्यों इनको मौका दे रही है। तो इसके तहत गाइस फिर वहाँ से रिप्लाई आता है। वो कहते हैं कि ये एक चैनलाइज सिस्टम है, ट्रिब्यूनल, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये एक प्रकार के चैनल है जस्टिस का, जुडिशियल फंक्शनल काम करता है। इसके तहत उनने ये बात रखी कि ये जजमेंट का पोजीशंस है ऊपर की तरफ कि अगर ट्रिब्यूनल में जो जजमेंट दिया जा रहा है उसके तहत अगर हमें लगता है कि नहीं
कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमें सुनवाई करनी चाहिए या फिर कुछ गलत हो रहा है या न्याय प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो ये उनका राइट है लगाने का और हमारा राइट है उस चीज़ को सुनने का। तो गाइस उन्होंने अपनी बात रखी, क्यों कि ये भी एक प्रकार का जुडिशियल सिस्टम है। हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सिस्टम्स के लिए एक प्रॉपरली ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, पर जो कि वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है मेंबर से, उसके लिए एक जस्टिस हमारे पास भी है कि हम उस चीज़ को सुने और उस चीज़ को सुनने के बाद उस चीज़ को एक प्रॉपरली जांच पड़ताल करें और उसमें से जो अवार्ड जो दिया गया है, डिटर्मिनेशन से निकला गया है, उसके तहत हम उस चीज़ को चेक करके फिर दूसरे तरीके से देखें कि आखिर क्या प्रॉब्लम जा रही थी जो अपील लगाई गई। और ये स्पेशल केसेस के लिए ही बनाया गया है, तो उन्होंने अपनी बात यहाँ रखी। इसके तहत गाइस ये मुद्दा आगे बढ़ता है और ये मुद्दा ये था, क्या जो 2 क्वेश्चन खड़े होते हैं, क्या ये जो डिसीजन निकाला जाता है, जो अवार्ड निकाला जाता है, ये क्या प्रॉपर नहीं है? क्या ये डिसीजन जो निकाला जाता है जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से, ये कितना प्रॉपर नहीं है? क्या जो जुडिशन को दिया हुआ है, जो उनका एक्सेस पावर्स दिए हुआ है, क्या ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि अपील लगानी पड़ती है ऊपरी कोर्ट्स के लिए? आखिर इनके पास काम करने का तरीका दिया हुआ है इनके मेंबर्स को, क्यों ये अपीलें ऊपर की तरफ जा रही हैं? तो गाइस ये मुद्दे यहाँ पे खड़े होते हैं और आखिर ये भी बोला जाता है कि सेकंड क्वेश्चन में आर्टिकल 136 के तहत ये डिटर्मिनेशन को भी चैलेंज किया जा रहा है एज एन अपील के तरीके से। तो आखिर ये क्यों है, ये जुडिशन की तरफ से क्यों लेके जाया जा रहा है वहाँ पे? तो गाइस यहाँ पे बातें निकली और फिर आगे चल के फिर इस चीज़ को क्लियर किया गया कि इसमें ये इकोनॉमिक और स्पेशल अफेयर्स के तरीके से ये डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि जब जब ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें इकोनॉमिक और स्पेशल अफेयर्स की बात आएगी, तो इस जस्टिस को मींस इसके ऊपर के लेवल पे लेके जाना पड़ेगा और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास हमें संविधान में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। एज सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीमेसी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, जिसमें आर्टिकल 136 के तहत उन बड़े जजेस को, ऑनरेबल जजेस के पास पावर्स हैं उस चीज़ को क्लैरिफाई रीजनेबल तरीके से जस्टिफाई करने का। मेजॉरिटी ऑफ केसेस की देखा जाए तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो हैं कोर्ट के आर्म्ड ही हैं, मीन्स ये जस्टिस ऑफ कोर्ट से बने हुए हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, जिसके तहत सामने वाले को समनिंग तरीके से विटनेसेस को सुना भी जाता है, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसकी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, और अगर डिसओबीडियंस होता है किसी प्रकार का तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये डिसीजन कैसे निकाले जाते हैं 2 पक्षों की तरफ से, चलिए इसमें ये भी बताया हुआ है। दोनों पार्टीज की प्रेजेंटेशन होती है कि क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या फैक्ट्स बताए गए हैं कि आखिर किस फैक्ट्स पे डिस्प्यूट हो रहा है, और जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके तहत उनके बातों को समझते हुए उनका एग्जामिन होता है, इनका क्रॉस एग्जामिन होता है, री एग्जामिन होता है, और उनकी बातों को उन्हीं की तरफ से निकाला जाता है, उनकी दिक्कतों को सॉल्व किया जाता है और अवार्ड डिसीजन निकाला जाता है। इसके तहत ये एक प्रकार से एक डिस्प्यूट एक मेंटेन है हमारी सोसाइटी के इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए। ये यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि जो डिसीजन है इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये बहुत वैल्यूबल तरीके से दिया जाता है दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों के फैक्ट्स को नापने तोलने के बाद, और ये लीगल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके फैक्ट्स के तौर पे, तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है इन डिसीजंस के तरफ से इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और जो कंपनीज के जो फंडे होते हैं, जो भी इनके विवाद खड़े होते हैं, इसके तहत ये ट्रिब्यूनल जो है इसलिए बनाए जाते हैं। इसके तहत उन्होंने ये भी बात रखी कि आप सब जानते हैं, इट इज़ वेल नोन कि ये रेट ऑफ सर्चरारी मीन्स एक टू बी सर्टिफाइड, अगर किसी भी ट्रिब्यूनल से, किसी भी लोअर कोर्ट से अगर कोई भी एक वहाँ से जजमेंट निकाल दिया जाता है जिसके तहत हमको एक अपील करनी पड़ती है ऊपर की कोर्ट में, लाइक आपने हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट 32 का सहारा लेते हुए हम आ जाते हैं और अपनी पिटीशन लगाते हैं, और स्पेशल लीव टू एप्लीकेशन अपील के बारे में आर्टिकल 136 में दिया हुआ है, जिसके तहत हम वहाँ पहुँचते हैं, अपनी बात रखते हैं। रेट ऑफ सर्चरारी की बात मैंने इसके पहले भी वीडियोस में की हुई है कि टू बी सर्टिफाइड के दौरान हम वहाँ पर अपनी बातें रखते हैं, और अगर कोर्ट उसे सही समझते हुए उस जो जजमेंट दिया होता है लोअर कोर्ट ने उसको क्वैश कर देती है। इसके तहत गाइस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बातें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया हुआ है और ये जो डिसीजन देने की बातें रखी हैं प्रॉपरली फैक्ट के तौर पर रखी जाती हैं, उन्होंने अपना जो भी काम किया है प्रॉपरली किया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में यह रखा कि ये प्रोविजंस में एब्सेंट तरीके से दिया हुआ है कि
ये ट्रिब्यूनल जो है एक फाइनल अथॉरिटी है, उनके पास प्रॉपर डिस्क्रिप्शन पावर है इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल और रेशनल तरीके से कि वो अपने जितने भी केसेस हैं उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल करें, उसको जस्टिस दे, उनके सब विटनेसेस को सुने, उनके फैक्ट्स को देखे और डिस्प्यूट्स को आर्ग्यूमेंट्स तरीके से सॉल्व आउट करे। इसके तहत उन्होंने ये भी कहा कि आप हर बार उठ के नहीं चलाओगे, हमारे पास रेट ऑफ प्रोहिबिशन लगा दिया तो रोक दो, रेट ऑफ सस्टोरी लगा दो तो सर्टिफाई कर लो। हम इसलिए नहीं बैठे हुए, हम सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं स्पेशल केसेस के लिए। अगर हमें लगता है कि स्पेशल केस है, कोई स्पेशल अफेयर्स और इकोनॉमिक के तरीके से, तो ही हम इस चीज़ को सुनेंगे, हैंडल करेंगे। अदरवाइज आप आर्टिकल 136 के तहत उठ के आ जाओगे और हम इस चीज़ को कंटेम्पलेट करेंगे, मीन इस पर विचार विमर्श करेंगे और सब्सटीट्यूटिव एक्शन लेते हुए आपको दूसरा उसका डिटर्मिनेशन निकालते हुए पलट के कुछ और अलग से डिसीजन देंगे। इसके तहत उन्होंने अपनी बात रखी। और गाइज ये जो केस है यहाँ पे, जो पहला पॉइंट होता है इसका, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ऑफ सक्सीड्स, मीन्स जो उन्होंने पहला मुद्दा उठाया था कि क्या इस कोर्ट को कोई, इस सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है, जुरिसडिक्शन नहीं है इस चीज़ का कि ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के जो केसेस हैं वहाँ पे जाके फिर से अपीलेबल तरीके से सबमिट हो। तो गाइज उनने इस बात पे बात रखी कि ये जो बात है यहाँ पे सक्सीड मानी गई, मतलब कि सही साबित हुई। और दूसरी बात, ये जो अपील है यहाँ पे फेल हो गई, रिजेक्ट हो गई, केस डिसमिस हो जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन का पहला पॉइंट ये कहता है, अगर आपको आर्टिकल 136 के तहत अपील का ऑप्शन मिलता है तो आप ये मत सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट आपको ग्रांट रिलीफ करेगी डिटर्मिनेशन जो ट्रिब्यूनल कोर्ट से निकला हुआ है उसके सब्स्टिट्यूट में। सेकेंड पॉइंट, जो लेबर कोर्ट्स की बात रखी गई है और आर्टिकल 136 है, आर्टिकल 136 अफेक्ट नहीं डालेगा लेबर कोर्ट्स पे। थर्ड पॉइंट, अगर ट्रिब्यूनल और कोर्ट, जो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की बात सुनी होगी और भी कोर्ट होते हैं, ये जो है जस्टिस ही पूरा, मीन्स एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक प्रकार का जुडिशियल वर्किंग है, एक चैनल्स है। पर ट्रिब्यूनल कोर्ट को अब कोर्ट नहीं बोलते हैं, वहाँ पे सिर्फ ट्रिब्यूनल ही बोला जाएगा, है सेम, वहाँ पे भी डिस्चार्ज, बॉडी डिस्चार्ज जुडिशियल फंक्शंस का ही इस्तेमाल होता है। इट मीन्स इसको देखा जाए तो आप इसको लोकल लैंग्वेज नहीं कह सकते, वहाँ भी सारी चीज़ें वैसी देखी जाती हैं, वैसे नॉर्मल कोर्ट्स में देखी जाती हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में देखा जाता है। मीन्स वहाँ पे गवाहों को सुना भी जाता है, डिस्प्यूट भी वैसे ही आते हैं, फैक्ट्स भी वैसे ही सुने जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, और उस तरह सारी चीज़ों को फाइनलाइज भी किया जाता है, तो जाके अवार्ड निकलता है। तो गाइस इस चीज़ को उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में ये भी सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं, पर ये ट्रिब्यूनल है, ये कोर्ट नहीं है। और फोर्थ पॉइंट ये बोलता है गाइस, अगर आर्टिकल 136 के तहत ये बातें आप एप्लीकेशन अपील करने को मिलता है आपको, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट कंटेम्पलेट नहीं करेगा, विचार विमर्श फिर से नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन नहीं देगा डिटर्मिनेशन की तरफ से। गाइस ये केस यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये केस, कैसी लगी आपको ये केस स्टडी? लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट केस में। थैंक यू सो मच।